हैं तो वक्त आ गया है कॉर्पोरेट को भी शो में शामिल करने का। और आज हम बात करने वाले हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी की। और मुरुगप्पा ग्रुप की ये फाइनेंशियल कंपनी 1978 से वजूद में आई कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज की बड़ी रेंज मुहैया कराती है। इससे व्हीकल फाइनेंस, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एसएमई लोन समेत दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज भी शामिल है। और चलिए इसी पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारा फोकस भी होगा और हमारे साथ ख़ास मेहमान भी जुड़ेंगे जो कि तमाम सवालों के जवाब देंगे और अपने तमाम पहलुओं को जो है हमारे सामने रखेंगे। मेरे साथ रविंद्र कुमार कुंडू जो कि एमडी सीईओ है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के, जुड़ गए हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आज समय रहते विस्तार से बातचीत होगी हर पैमाने पर, हर पैरामीटर पर। और रविंद्र जी, पहला सवाल तो मैं इम्पैक्ट ऑफ रेट कट का ही पूछना चाहती हूँ जो क्रेडिट ग्रोथ पर अब आप फैक्टर इन कर रहे हैं, क्या माहौल है? नमस्कार कविता जी एंड आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। रेट कट एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये डेफिनेटली फाइनेंस कंपनीज को हेल्प करेगा। चोलामंडलम के लिए रेट कट का जो बेनिफिट है वो तभी आएगा जब बैंक के एमसीएलआर रेट्स भी कम होंगे। तो रेट कट पिछले 4-5-6 महीने के अंदर में 1% कम हो चुका है, लेकिन इसका जो टोटल बेनिफिट है हमारे रिटर्न ऑन टोटल एसेट रोटा पे, वो आते-आते टाइम लगेगा। जहाँ तक टाइमिंग की बात है, Q3 से आपका इसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छे से दिखने मिल जाएगा। पूरे साल भर के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि आशा करते हैं कि कम से कम 15 बेसिस पॉइंट इसका बेनिफिट इस साल आएगा एंड फिर बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाता है बेनिफिट, वो अगले साल भी आएगा। सर, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंड्स पर थोड़ा सा सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि कितना आपको लगता है कॉस्ट ऑफ फंड नीचे जा सकते हैं रेट कट के बाद? और अगर इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले तिमाहियों में देखें तो वो कितना पड़ता हुआ दिखाई देगा? मार्जिनल बुक में रेट कट का जो प्रभाव है वो ज्यादा दिखता है, लेकिन जब हम उसको पूरे बुक में देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं चोलामंडलम का टोटल एसेट है करीब 2 लाख करोड़ के पास है। तो उसके ऊपर जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो बोरोइंग है एक साथ चेंज नहीं होती, हर महीने हम लोग करीब 8 से 10 हजार करोड़ का बोरोइंग करते हैं। तो जो मार्जिनल बोरोइंग है उसपे तो रेट कट का प्रभाव ज्यादा दिखता है। बट आप जब इसको कन्वर्ट करते हैं टोटल एसेट बुक पे, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट ईयर हमने 7.1 में क्लोज किया है कॉस्ट ऑफ फंड टू टोटल एवरेज एसेट। तो वहां से ये जो है कम से कम मिनिमम 15 बेसिस पॉइंट तो कम हो ही जाएगा पूरे साल भर के लिए। और अगर मान लीजिए कि हम अच्छे से नेगोशिएट करते हैं और रेट कट का जो मुहिम है जो बैंक की तरफ से आना है, एमसीएलआर अगर वो पहले कम कर देते हैं तो उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट और ज्यादा आ सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारा जो टोटल बेनिफिट है कॉस्ट ऑफ फंड का, वो 2 भाग में होगा। एक तो इस साल में होगा जो 15 बेसिस पॉइंट के आसपास मैक्सिमम हम देख रहे हैं अभी इमीडिएटली, और बाकी फिर नेक्स्ट ईयर भी आएगा उसका प्रभाव। रविंद्र जी, लोन और बोरोइंग बुक की अगर हम बात करें तो इसमें से कितना हिस्सा फिक्स्ड है और कितना फ्लोटिंग है? कितना टाइम यहाँ पर पूरी तरह से लगेगा बेनिफिट्स को पास ऑन करने में? या एक तो हमारा जो बुक है बोरोइंग बुक है, जो हम बोरो करते हैं मार्केट से, वो 60% कम से कम फिक्स रहता है एंड 40% फ्लोटिंग रहता है। तो 40% बुक जो है वो धीरे धीरे इस साल के अंदर में चेंज होने की संभावना है। एंड जो फिक्स्ड बुक है, जैसे जैसे टेनर खत्म होते जाएगा और उसकी मैच्योरिटी आएगी, जब हम नया बोरो करेंगे 60% वाले भी चेंज होंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट है ये लगातार 2 साल तक रहने वाला है। इस साल भी हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, अगले साल भी बेनिफिट मिलेगा। एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि हमारी जो लेंडिंग है वो करीब 65% जो है वो फिक्स्ड है और 35% फ्लोटिंग है। तो हमको पास ऑन करने की जरूरत 35% में है। 65% में हम हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है, हमारी जो इनकम है, वो एज इट इज रहेगी और उसमें हमको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड का कम होना, दूसरा जब हम पास ऑन करते हैं कितना पास ऑन करते हैं। अगर हम कम पास ऑन करने की जरूरत है, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन जो है फिक्स्ड का 65 है और 35% फ्लोटिंग है, जब हम हमारी बुक देखते हैं तो उसमें हमारे को थोड़ा और एडवांटेज मिलेगा।
सर, एक और चीज़ जो आपसे हमें समझनी होगी फिलहाल, व्हीकल फाइनेंस का जो एक सेगमेंट है, यहाँ पर कुछ ग्रोथ स्टॉल होती हुई दिखाई दे रही थी, बहुत मोमेंटम नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अब रेट कट के बाद, अच्छे मॉनसून के बाद यहाँ अगर रिवाइवल की उम्मीद आप रख रहे हैं, तो वो कितना पिकअप हो सकता है बाकी सेगमेंट्स की तुलना में? अगर मैं इसकी ग्रोथ समझना चाहूँ, पिकअप समझना चाहूँ, तो कैसे टेक ऑफ होगा? तो ऑटो सेक्टर अगर आप देखेंगे अभी तक लास्ट 2 महीने में जो कि डेटा फाडा या सियाम की तरफ से हमको मिला है, उसमें ये लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ नेगेटिव ज़ोन पे है अभी भी। कार्स भी ग्रो नहीं कर रही है। टू व्हीलर थोड़ा ग्रो किया है। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल 5% के ऊपर ग्रोथ है। ट्रैक्टर का भी ग्रोथ 5% के नीचे है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे डाउन है। तो सारे प्रोडक्ट इंक्लूडिंग थ्री व्हीलर अभी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ की संभावना तो है बिकॉज़ ऑफ द मानसून, बट इमीडिएटली ग्रोथ दिखाई नहीं देता। तो सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो प्री अब मानसून के ऊपर है। जैसा आप जानते हैं कि मानसून जल्दी आ चुका है और इस बार मानसून नॉर्मल से अच्छा होने वाला है। तो ऑब्वियसली सेकंड हाल्फ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो व्हीकल फाइनेंस का जो ग्रोथ है, वो ज़्यादा दिखेगा। बट एट द सेम टाइम चोला का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा है। वहाँ पर डिमांड है। तो इवन आफ्टर मार्केट थोड़ा स्लो दिख रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो एसेट ग्रोथ है व्हीकल फाइनेंस का, इवन इन द इनिशियल क्वार्टर 18 टू 18% तो रहेगा। और अगर मानसून बहुत अच्छा हुआ सेकंड हाफ में और ग्रोथ पिकअप करता है, तो फिर वहां से हम फिर आगे बढ़ाने का ग्रोथ को देखेंगे। रविंद्र जी, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट जो लेंडिंग रूल्स हैं, डायरेक्शंस जो हैं, वो नोटिफाइड किए गए हैं आरबीआई की तरफ से। अब किस तरह से हम देख रहे हैं कंपनी गोल्ड लोन बिजनेस में जब कदम रख रही है, ये किस तरह से अब नियमों के को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे? हम एमएसएमई सेगमेंट्स की यहाँ बात कर रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है कि डिलिंक्वेंसीज यहाँ पर इस सेगमेंट में बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं? नया सेगमेंट आप अगर एंटर कर रहे हैं तो उसको लेकर किस तरह से योजना और पारदर्शिता रखी जा रही है? तो एक बात अच्छी है कि हम गोल्ड लोन जब स्टार्ट कर रहे हैं तभी जो है ये पॉलिसी आ चुकी है और इसमें टाइम दिया गया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरी बात इंडस्ट्री के लिए गोल्ड लोन का जो पॉलिसी आया है वो बहुत ही फेवरेबल है। जो मेजर मेजर जो बिज़नेस होता है वो 2.5 लाख 2.5 लाख के नीचे के एलटीवी के 2.5 लाख के लोन वाले नीचे ही होता है। 75% ऑफ बिज़नेस जो है गोल्ड लोन का 2.5 लाख के नीचे के लोन टिकट साइज़ के अंडर पे होता है, जहाँ पर 85% तक एलटीवी का प्रावधान आरबीआई ने क्रिएट किया है और जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो पुराने गोल्ड लोन कंपनीज़ हो, चाहे नए गोल्ड लोन कंपनीज़ हो। जहाँ तक बात है कि 2.5 लाख के ऊपर का, जहाँ पर अभी फिलहाल हमारा कोई फ़ोकस है नहीं, क्योंकि नई कंपनी है, नया डिवीज़न है, हम रिटेल में फ़ोकस करेंगे और हमारा पूरा जो सिस्टम है, वो नया बन रहा है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत ईज़ी है। तो गोल्ड लोन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग डे 1 से ज़्यादा कंप्लायंट रहेंगे एज़ कम्पेयर टू पुराने जो गोल्ड लोन कंपनीज़ है। जहाँ तक बात है गोल्ड लोन की पॉलिसी का, ये फेवरेबल है बोथ इंडस्ट्री और हमारे लिए भी। अदर प्रोडक्ट लाइन जहाँ पर हम नए बिज़नेसेस चालू किए हैं, जैसे कि एमएसएमई है और दूसरा सिक्योर्ड बिज़नेस लोन, छोटे कैटेगरी के बिज़नेस लोन हम दे रहे हैं। ये दोनों भी कैटेगरी के बिज़नेसेस बेस्ड ऑन मॉर्टगेज, जहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं, मॉर्टगेज करते हैं और उनको वर्किंग कैपिटल देते हैं और वो जो मर्चेंट है, चाहे वो छोटे मर्चेंट हो, मीडियम साइज़ के मर्चेंट हो, लार्ज मर्चेंट हो, सारे मर्चेंट को हम लोन उनके कैश फ्लो असेसमेंट के बेस पे उनको वर्किंग कैपिटल देते हैं। तो अगर अंडरराइटिंग अच्छा है तो डिफ़ॉल्ट कम है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी केस में डिफ़ॉल्ट भी है, तो ये बैक्ड बाय कोलैटरल है, जहाँ पर एसेट रखा हुआ है और रिकवरी आराम से हो सकती है। ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग तो है नहीं जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और दूसरा एप्रिशिएटिंग एसेट है। प्रॉपर्टी जो घर है या उनके ऑफिसेज़ हैं, जो भी मॉर्टगेज में है, उनके दाम बढ़ने ही वाले आने वाले दिनों में। तो उसमें भी कोई नुकसान की कोई संभावना नहीं है। और इम्पोर्टेंस किस चीज़ में देखा जाता है कि आपका कैश फ्लो असेसमेंट वो सही होना चाहिए। आपका कस्टमर, आपका मर्चेंट लोन लेके उसको एसएमई में जो बिज़नेस कर रहा है, जो ट्रेड कर रहा है, उसमें
डालना चाहिए, उसको बाहर कहीं अलग जगह में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट है कि जो कोलैटरल है, उसका असेसमेंट सही होना चाहिए। तो हम लोग ये तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, कॉशियसली अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो इकोसिस्टम हमने बनाया है, 4 कैटेगरी में हम फाइनेंस कर रहे हैं। एसबीपीएल है, एचएल है, उसके बाद लैप है, स्मॉल लैप है, इवन एंटरप्राइजेज़ जो छोटे वाले हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। ये सारे के सारे हमें अच्छे आरओए देंगे। राइट रविंद्र जी, समय दिया आपने, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ गौरांग, आपका भी धन्यवाद करते हैं, आप जुड़े और बाजार की चाल पे आपने अपनी राय रखी, शुक्रिया आपका।